बच्चों, आज मैं आपसे कक्षा 12 व्यवसाय अध्ययन के अध्याय 2 प्रबंध के सिद्धांत के अंतर्गत वैज्ञानिक प्रबंध की तकनीकों पर चर्चा करूंगा। आइए प्रारंभ करते हैं वैज्ञानिक प्रबंध की तकनीक। वैज्ञानिक प्रबंध की तकनीक, पहली तकनीक है कार्यात्मक फोरमैनशिप। देखिए, यह श्रम विभाजन और विशिष्टीकरण पर आधारित है। विशिष्टीकरण पर आधारित है। इसके अंतर्गत टेलर ने यह बताया कि जो विशेषज्ञ होते हैं उन्हें ही काम सौंपने चाहिए और एक श्रमिक को विशेषज्ञों से सलाह मिलती रहनी चाहिए, जिससे कार्य बहुत अच्छी गुणवत्ता का होगा। अगला इन्होंने बताया कार्य का प्रमापीकरण एवं सरलीकरण। इन्होंने कहा कि कार्य का एक मानक निर्धारित होना चाहिए, एक मानक निर्धारित होना चाहिए और उसी के अनुसार कार्य होना चाहिए, और जो कार्य करने के तरीके हैं उनको भी सरल बनाना चाहिए। अगला इन्होंने बताया कार्य पद्धति अध्ययन। देखिए, किसी भी कार्य को करने के कई तरीके होते हैं, कई तरीके होते हैं, उनमें से सर्वश्रेष्ठ तरीके का चयन करना बहुत ज़रूरी होता है और इस तरीके को वैज्ञानिक पद्धति से तय किया जाना चाहिए कि कौन सा तरीका अच्छा होगा, काम करने के लिए कौन सा तरीका अच्छा होगा। इससे लागत में कमी आएगी और संसाधनों का जो अपव्यय है वह भी रुकेगा। गति अध्ययन। देखिए, इसके अंतर्गत इन्होंने बताया कि कर्मचारी जब कार्य करता है तो कई बार वह कई कार्यों के लिए इधर उधर गति करता है। कई बार वह कच्चे माल के लिए इधर उधर दौड़ता है तो कई बार वह औजारों के लिए इधर दौड़ता है। कई प्रकार की गतिविधियां उसके द्वारा की जाती है। उनमें से अनावश्यक गतिविधियों को कम करके उसकी उपयोगिता को बढ़ाया जा सकता है, उसके काम करने की गुणवत्ता को और सुधारा जा सकता है, वो और अधिक मेहनत से अच्छा उत्पादन कर सकेगा क्योंकि अब वह अनावश्यक गतिविधियां नहीं कर रहा है। समय अध्ययन। देखिए, इसके अंतर्गत उन्होंने काम करने के समय को एक मापन पद्धतियों के आधार पर तय करने के बारे में बताया कि मापन पद्धतियों के आधार पर यह तय होना चाहिए कि किस कार्य को कितने समय में पूरा किया जा सकेगा, न कि मनमर्जी के आधार पर प्रबंधक यह तय करे कि यह कार्य इतने समय में पूरा होना है। थकान अध्ययन। देखिए, इसके अंतर्गत टेलर ने यह बताया कि एक जो कर्मचारी होता है वह लगातार काम करते करते कुछ समय बाद मानसिक और शारीरिक रूप से थक जाता है, तो वह कितने समय बाद थकेगा और उसे कितने समय का इंटरवल चाहिए, अंतराल चाहिए, यह भी वैज्ञानिक रीति द्वारा तय होना चाहिए। ये नहीं कि भाई उसने 2 घंटे काम किया उसके बाद में अंतराल उसे प्रदान कर दिया जाए। जब तक वह थक नहीं जाता तब तक उससे काम करवाना चाहिए, उसके बाद में उसको अंतराल देकर और जब उसकी थकान दूर हो जाए तो वह वापस से काम करे। यह वैज्ञानिक रीति द्वारा तय होना चाहिए। इसके अलावा उन्होंने विभेदात्मक पारिश्रमिक प्रणाली के बारे में भी बताया, यानी जो अकुशल कर्मचारी हैं और कुशल कर्मचारी हैं उनके बीच में पारिश्रमिक का अंतर होना चाहिए। ये नहीं कि कुशल और अकुशल जो मजदूर हैं उन्हें बराबर वेतन मिले, उन्हें बराबर पारिश्रमिक मिले। इसके बारे में अब हम और विस्तार से अध्ययन करते हैं। आइए प्रारंभ करते हैं कार्यात्मक फोरमैनशिप से। कारखाना प्रणाली में फोरमैन वह प्रबंधक होता है जिसके सीधे संपर्क में श्रमिक प्रतिदिन आते हैं। देखिए, जो फोरमैन होते हैं ये निम्न स्तरीय प्रबंधक होते हैं, ये निम्न स्तरीय प्रबंधक होते हैं और इनके बाद में श्रमिक वर्ग आता है जिससे ये कार्य करवाते हैं। फोरमैन निम्नतर स्तर का प्रबंधक और उच्चतम श्रेणी का श्रमिक होते हैं। वह केंद्र बिंदु होते हैं जिसके चारों ओर पूरा उत्पादन, नियोजन, क्रियान्वयन एवं नियंत्रण घूमता रहता है। देखिए, इसके चारों ओर ही उत्पादन कार्य भी घूमता है, पूरी प्लानिंग भी इसके ऊपर निर्भर करती है। ये किस प्रकार से उनका क्रियान्वयन कराएगा यह भी इस पर निर्भर करता है और नियंत्रण भी इसी पर निर्भर करता है। नियोजन अधिकारी के अधीन। देखिए, इसके अंतर्गत टेलर ने यह भी बताया कि जो कार्य है उसको करने के लिए नियोजन और
उत्पादन कार्य को करने के लिए दो अलग अलग वर्ग होने चाहिए। यानी एक वर्ग जो है वो प्लानिंग करे और जो दूसरा वर्ग है वो उत्पादन का कार्य करे। और इसके अंतर्गत भी उन्होंने ये कहा कि अलग अलग विशेषज्ञ होने चाहिए, दोनों के अंतर्गत अलग अलग विशेषज्ञ होने चाहिए। और ये विशेषज्ञ श्रमिक को, जो काम करने वाला है, उसको समय समय पर क्या देंगे, सलाह प्रदान करने का कार्य करेंगे। नियोजन अधिकारी के अधीन 4 कर्मचारी कार्य कर रहे थे, जिनके नाम हैं निर्देशन कार्ड क्लर्क, कार्यक्रम क्लर्क, समय एवं लागत क्लर्क एवं कार्यशाला अनुशासक। यह 4 क्रमशः कर्मचारियों के लिए निर्देश तैयार करेंगे, उत्पादन का कार्यक्रम तैयार करेंगे, समय एवं लागत सूची तैयार करेंगे एवं अनुशासन सुनिश्चित करेंगे। देखिए, ये कर्मचारियों के लिए निर्देश तैयार करने का काम करेंगे एवं उत्पादन का कार्यक्रम तैयार करेंगे, किस प्रकार उत्पादन होगा यह तैयार करेंगे, समय और लागत सूची तैयार करने का कार्य व अनुशासन बनाए रखने का कार्य ये करेंगे और ये नियोजन के अंतर्गत आएंगे। उत्पादन अधिकारी के अधीन जो कर्मचारी कार्य करेंगे वे हैं गति नायक, टोली नायक, मरम्मत नायक एवं निरीक्षक। ये क्रमशः कार्य समय पर ठीक से तैयार करने, श्रमिकों द्वारा मशीन उपकरणों को कार्य करने के योग्य रखने एवं कार्य की गुणवत्ता की जांच करने के लिए उत्तरदायी होते हैं। देखिए, ये काम समय पर हो और ठीक तरीके से हो, इसकी जिम्मेदारी इनकी होती है। ये गुणवत्ता बनाए रखने का कार्य करते हैं, ये उपकरणों को ठीक प्रकार से रखने का कार्य करवाते हैं। क्रियात्मक फोरमैनशिप श्रम विभाजन एवं विशिष्टीकरण के सिद्धांत का निम्नतर स्तर तक विस्तार है। देखिए, कारखाना प्रबंधक, इसके नीचे नियोजन अधिकारी और एक आया उत्पादन अधिकारी, 2 भागों में इसे बांटा गया। इसके बाद में निर्देश कार्ड क्लर्क, जो कि निर्देश प्रदान करने का कार्य करेगा, कार्यक्रम क्लर्क, जो कि कार्यक्रम बनाएगा कि किस प्रकार कार्य होना चाहिए। उसके बाद समय एवं लागत क्लर्क, यह बताएगा कि काम कितने समय में होना चाहिए और लागत कितनी आनी चाहिए। अनुशासक, यह अनुशासन बनाए रखने का कार्य करेगा, अनुशासन के संबंध में श्रमिक को निर्देश प्रदान करने का यह कार्य करता है। इसी प्रकार उत्पादन अधिकारी के अंतर्गत आता है गति नायक, काम की गति क्या होगी, किस गति से कार्य होना चाहिए वह यह तय करेगा। टोली नायक, ग्रुप लीडर, यह काम के बारे में अवलोकन करता रहेगा और अपनी टीम को मोटिवेट करने का कार्य करता रहेगा। मरम्मत नायक, यह मशीनों की मरम्मत का कार्य करेगा, यह मशीनों को कब मरम्मत की आवश्यकता है इसको ध्यान में रखते हुए उन्हें ठीक करवाने का प्रयास करेगा। निरीक्षक, यह कार्यों का निरीक्षण करेगा, गुणवत्ता को बनाए रखने के लिए श्रमिकों को निर्देश प्रदान करेगा। श्रमिक इन सभी से निर्देश प्राप्त करेगा और उसके अनुसार वह अपने कार्य को अच्छे तरीके से करने का प्रयास करेगा। यह है क्रियात्मक फोरमैनशिप। फोरमैन में बुद्धि, चातुर्य, शिक्षा, स्थिरता, निर्णय विशिष्ट ज्ञान, शारीरिक दक्षता एवं ऊर्जा, ईमानदारी तथा अच्छा स्वास्थ्य होना चाहिए। एक फोरमैन जो है उसमें बुद्धि होनी चाहिए, वह शिक्षा प्राप्त व्यक्ति होना चाहिए, चातुर्यता उसमें भरी होनी चाहिए, निर्णय लेने की शक्ति, विशिष्ट ज्ञान उसमें होना चाहिए, साथ ही वह ऊर्जावान हो, ईमानदार व्यक्ति होना चाहिए, जिससे कि उसके नीचे के जो श्रमिक हैं वो उससे प्रेरित हो सकें। क्योंकि यह सभी गुण किसी एक व्यक्ति में नहीं मिल सकते, इसलिए टेलर ने 8 विशेषज्ञों की टीम का सुझाव दिया। अब ये सारे गुण एक व्यक्ति में नहीं हो सकते। एक व्यक्ति ईमानदार है, वह निर्णय भी ले सकता है, वह बुद्धि भी रखता है, लेकिन जरूरी नहीं वह शारीरिक रूप से दक्ष हो, वह ऊर्जावान हो। तो इसके लिए टेलर ने यह बताया कि इसके लिए 8 अलग अलग जो व्यक्ति हैं वो नियुक्त होने चाहिए और अलग अलग कार्यों में वो विशेषज्ञ हों। ऐसे व्यक्तियों को नियुक्त किया जाए और ऐसे व्यक्ति ही श्रमिक को निर्देश प्रदान करने का कार्य करें। प्रत्येक विशेषज्ञ को उसकी अपनी योग्यता अनुसार कार्य सौंपा जाता है। जो जिस क्षेत्र में विशेषज्ञ है उसे उसी योग्यता के अनुसार कार्य दिया जाना चाहिए, ताकि वह अपने कार्य को अच्छे तरीके से
कर सके। यदि कोई ऊर्जावान है, अच्छे तरीके से वह कार्य करा सकता है, तो उसे गति नायक भी बनाया जा सकता है कि वह कार्य की गति को अच्छे तरीके से मेंटेन करके चलेगा। कोई अच्छा अनुशासक है जिसमें खुद भी अनुशासित रहता है, तो उसे अनुशासक बनाया जा सकता है ताकि वह श्रमिकों में अनुशासन की भावना बनाए रखे। तो इस प्रकार जो जिस कार्य में विशेषज्ञ है, मान लीजिए कोई मशीनरी से संबंधित अच्छा ज्ञान रखता है, तो उसे मरम्मत नायक बनाया जा सकता है ताकि वह मशीनों की अच्छी तरीके से देखभाल कर सके। तो इस प्रकार टेलर ने यह कहा कि 8 व्यक्ति मिलकर एक श्रमिक को अच्छे तरीके से गाइड कर सकते हैं और उसे और अधिक कुशल बनाने का कार्य कर सकते हैं। अगला है कार्य का प्रमापीकरण एवं सरलीकरण। देखिए, टेलर स्टैंडर्ड तय करने के पक्षधर थे। किसी भी काम को करने के लिए एक मानक निर्धारित होना चाहिए, एक स्टैंडर्ड निर्धारित होना चाहिए और उसी के अनुसार कार्य किया जाना चाहिए। टेलर के अनुसार उत्पादन पद्धतियों के विश्लेषण के लिए वैज्ञानिक पद्धति को अपनाना चाहिए। उत्पादन पद्धतियों का विश्लेषण करने के लिए वैज्ञानिक पद्धति को अपनाना चाहिए और इसके लिए उन्हें एक मानक निर्धारित कर लेना चाहिए। प्रमापीकरण से अभिप्राय प्रत्येक व्यावसायिक क्रिया के लिए मानक निर्धारण प्रक्रिया से है कि किसी भी व्यावसायिक क्रिया के लिए मानक का निर्धारण किया जाए। प्रमापीकरण प्रक्रिया कच्चा माल, समय, उत्पाद, मशीनरी, कार्य पद्धति अथवा कार्य शर्तों का हो सकता है। अब यह प्रमापीकरण प्रोसेस है, उसका भी प्रमापीकरण हो सकता है। प्रक्रिया जो अपनाई जाती है उसका भी एक मानक निर्धारित हो सकता है कि भाई इस तरीके से काम होता है तो इसी तरीके से काम होना चाहिए। जो रॉ मटेरियल है, जो कच्चा माल है, वह इस गुणवत्ता का होना चाहिए। यह गुणवत्ता का एक मानक निर्धारित कर दिया। उस गुणवत्ता मानक पर यदि कच्चा माल खरा उतरता है तो उसे वह व्यवसाय खरीदे, अन्यथा उसे रिजेक्ट कर दे। इसी प्रकार कि भाई इस निर्धारित समय अवधि में काम पूरा होना चाहिए। ये एक स्टैंडर्ड तय कर दे कि इस कार्य को करने के लिए 2 दिन का समय लगता है तो 2 दिन में ही ये कार्य पूरा होना चाहिए। इसी प्रकार उत्पाद, मशीनरी, कार्य पद्धति और कार्य शर्तों के भी मानक निर्धारित होने चाहिए। यह मानक मानदंड होते हैं उत्पादन के दौरान जिनका पालन करना होता है, जिनका पालन करना उत्पादन के दौरान किया जाना बहुत जरूरी होता है। ये मानक उस कार्य के मानदंड होते हैं जिनका पालन करके एक व्यवसाय अपने कार्य को बड़ी आसानी से कर लेता है और गुणवत्ता को बनाए रखने का वह क्या करता है, कार्य करता है। और देखिए, जो सरलीकरण होता है वो काम की जो आकार है उसको, काम की जो किस्में हैं, व्यर्थ किस्में हैं, उनको दूर करके काम को सरल बनाने के लिए काम में ली जाती है। यानी काम को किस प्रकार से सरल किया जाए, जो अनावश्यक कार्य किए जाते हैं उनको किस प्रकार से हटा दिया जाए, यह सरलीकरण के अंतर्गत आता है। कार्य पद्धति अध्ययन। कार्य पद्धति अध्ययन का उद्देश्य कार्य को करने की सर्वश्रेष्ठ पद्धति को ढूंढना है। देखिए बच्चों, काम करने के, किसी भी कार्य को करने के कई तरीके होते हैं। अब इन तरीकों में से सर्वश्रेष्ठ तरीका ढूंढना, वह भी वैज्ञानिक रीति से, वह आता है कार्य पद्धति अध्ययन के अंदर। इस सर्वश्रेष्ठ तरीके को ढूंढकर कार्य को आसान बनाया जा सकता है। किसी कार्य को करने की कई पद्धतियां होती है। सर्वश्रेष्ठ मार्ग के निर्धारण के कई प्राचल पैरामीटर्स होते हैं। कई पैरामीटर्स पर यह देखा जाता है कि कार्य को करने का बहुत अच्छा मार्ग कौन सा है, और यह आता है कार्य पद्धति अध्ययन के अंदर। इससे उत्पादन लागत को न्यून किया जा सकता है, यानी जो उत्पादन की लागत है उसको कम से कम किया जा सकता है, बर्बादी को रोका जा सकता है, संसाधनों का सही उपयोग इस सर्वश्रेष्ठ ढंग को ढूंढकर हम कर सकते हैं। सर्वश्रेष्ठ तरीका यदि पता है कि इस तरीके से काम करने पर जो संसाधन है उनका व्यय कम से कम होगा और उत्पादन को बढ़ाया जा सकेगा, तो वही तरीका एक संगठन को अपनाना चाहिए। कच्चा माल प्राप्त करने से लेकर तैयार माल को ग्राहक तक पहुंचाने तक
प्रत्येक क्रिया कार्य पद्धति अध्ययन के अंतर्गत आती है। जो भी काम कच्चा माल प्राप्त करने से लेकर ग्राहक तक तैयार माल को पहुंचाने के बीच में किए जाते हैं, वो सारे कार्य इस कार्य पद्धति अध्ययन के अंतर्गत आते हैं। उन सभी कार्यों में जो अच्छा तरीका हो उस तरीके से कार्य करना चाहिए। इसके अंतर्गत उत्पादन की संपूर्ण प्रक्रिया का अध्ययन किया जाता है, जिससे कार्य को करने की सर्वोत्तम विधि का पता लगाया जाता है। देखिए, उत्पादन की संपूर्ण प्रक्रिया का अध्ययन करके काम को सही तरीके से और जल्दी करने का जो सर्वश्रेष्ठ तरीका होता है उसे खोजने का कार्य किया जाता है। गति अध्ययन, इसके अंतर्गत श्रमिकों की गतिविधियों का अध्ययन किया जाता है। देखिए, गतिविधियों का अध्ययन किया जाता है। एक श्रमिक जब काम करता है तो काम करने के लिए कई कार्य उसके द्वारा किए जाते हैं। वह सामान लाएगा, वह कच्चा माल लेकर आएगा, मशीन को ऑन करेगा, मशीन में कोई कार्य करना है तो उस कार्य को भी करता रहता है। तो एक साथ उसे कई कार्य करने होते हैं। इसके लिए कच्चा माल लेने के लिए उसे कहीं दूर जाना पड़ रहा है, भागा दौड़ी कर रहा है। इसके अलावा वह जैसे उसको औजार चाहिए, औजार लेने के लिए वो कहीं अन्य जगह गया, माल लेने के लिए वो कहीं जा रहा है, फिर तैयार माल को वो रखने के लिए किसी अन्य स्थान पे जा रहा है। तो इस प्रकार उसे कई प्रकार की गतिविधियां करनी होती है ताकि अनावश्यक गतियों को कम करके समय की बर्बादी रोकी जा सके। देखिए, गति अध्ययन के माध्यम से इन गतिविधियों का अध्ययन करके जो अनावश्यक गतियां होती है उनको कम करके समय की बर्बादी को रोका जा सकता है। अब ये तैयार माल को रखने के लिए कोई अन्य व्यक्ति कार्य कर रहा है तो इस श्रमिक को उस माल को रखने के लिए नहीं जाना पड़ेगा। जो कच्चा माल है वो इसके नज़दीक प्राप्त हो रहा है, औजार इसके नज़दीक इसे प्राप्त हो रहे हैं, तो इसे क्या है, इधर उधर आने जाने की समस्या से छुटकारा मिलेगा और इसका काम और तेजी से होगा तथा कार्य क्षमता एवं उत्पादकता बढ़े। ये गति अध्ययन के अंतर्गत किया जाता है। टेलर ने अपने गति अध्ययन में विभिन्न मुद्राओं की पहचान करने के लिए स्टॉपवॉच, विभिन्न चिन्हों, रंगों का प्रयोग किया। अब ये जो गति अध्ययन किया गया, इसके लिए टेलर ने कई तरीके अपनाए। उसके अंतर्गत उसने स्टॉपवॉच, विभिन्न चिन्ह और रंगों का प्रयोग करते हुए एक श्रमिक के विभिन्न गतिविधियों को पहचानने का कार्य किया कि एक श्रमिक एक कार्य को करने के लिए किस किस प्रकार की गतिविधियां कर रहा है और उन गतिविधियों में से कितनी गतिविधियां सही हैं और कितनी गतिविधियां अनावश्यक है, समय को बर्बाद करने वाली गतिविधियां हैं। और उन गतिविधियों को पहचान कर उसने उन गतिविधियों को कम करने का प्रयास किया, जिससे समय की बर्बादी रुकी और कार्य क्षमता व उत्पादकता में वृद्धि होने लगी। अगला है समय अध्ययन। देखिए, इसके अंतर्गत टेलर ने यह बताया कि किसी कार्य को करने का कितना समय लगेगा यह प्रबंधक अपनी इच्छा के अनुसार तय ना करे। प्रबंधक इच्छा से तय न करे कि कितना समय लगेगा, 4 घंटे लगेंगे, 5 घंटे लगेंगे, यह उसे अपनी इच्छा के अनुसार तय नहीं करना चाहिए, बल्कि जो कार्य हो रहा है उसका निरीक्षण किया जाना चाहिए। काफ़ी लंबे समय तक उस कार्य को देखना चाहिए कि यह कितने समय में श्रमिक पूरा कर रहे हैं। एक श्रमिक किसी कार्य को 2 घंटे में पूरा कर लेता है, दूसरा श्रमिक भी उसे 2 घंटे में पूरा कर लेता है और इसी प्रकार और कई श्रमिक जो हैं उसे कितने समय में पूरा कर रहे हैं, इस कार्य का निरीक्षण किया जाना चाहिए। काफ़ी लंबे समय तक निरीक्षण करने के बाद में यह तय किया जाना चाहिए कि यह कार्य इतने समय में पूरा हो जाएगा, न कि प्रबंधक की इच्छा के अनुसार। और इसके लिए मापन विधियों का प्रयोग किया जाना चाहिए। तकनीक कार्य को पूरा करने के लिए मानक समय का निर्धारण करती है। देखिए, जो यह तकनीक है ये मानक समय का निर्धारण करने का कार्य करती है। कार्य के प्रत्येक घटक के लिए समय मापन विधियों का प्रयोग किया जाता है और प्रत्येक घटक के लिए
समय मापन पद्धतियों का विधियों का प्रयोग किया जाता है। समय अध्ययन का उद्देश्य विशेष कार्यों को पूरा करने के लिए वांछित कर्मियों की संख्या का निर्धारण करना, उपयुक्त प्रेरक योजनाओं का तैयार कराना, श्रम लागत का निर्धारण करना है। और इसका उद्देश्य क्या है कि किसी कार्य को करने के लिए कितने कर्मचारियों की आवश्यकता होगी, कितने लोग लगेंगे, कार्य कितने समय में पूरा होगा, उनके लिए कौन सी प्रेरक योजनाओं को तैयार किया जाना चाहिए, साथ ही श्रम लागत का भी निर्धारण इसके माध्यम से किया जाता है। एक कार्य को करने का समय निर्धारित हो जाए तो यह बताया जा सकता है कि इस काम को करने के लिए इतने कर्मचारियों की आवश्यकता होगी, इतने कर्मचारी इस कार्य को आसानी से इतने समय में पूरा कर लेंगे और वह कार्य गुणवत्ता युक्त होगा। अगला है थकान अध्ययन। देखिए, कर्मचारी कार्य करता है और एक निर्धारित समय के बाद में वह थक जाता है। वह क्या महसूस करने लगता है? थकान महसूस करने लगता है। शारीरिक रूप से भी वह थक जाता है और मानसिक रूप से भी वह थक जाता है। तो उसे कुछ समय का जो है अवकाश चाहिए, अंतराल चाहिए होता है। कुछ समय का इंटरवल उसे चाहिए होता है अपनी थकान को दूर करने के लिए, और कुछ समय के अंतराल के बाद वह पुनः पहले की तरह ही ऊर्जावान होकर काम करने लगता है। अब कई जगह यह कार्य जो ये अंतराल है यह प्रबंधक तय करते हैं। यह प्रबंधक अपनी इच्छा से तय कर देते हैं कि भाई इतने देर बाद अंतराल होगा, 3 घंटे बाद अंतराल दिया जाएगा और या 6 घंटे बाद अंतराल दिया जाएगा। लेकिन यह निर्धारित करना वैज्ञानिक रीति से अगर तय किया गया है तो बहुत उपयोगी होता है। कोई भी व्यक्ति कार्य करते करते शारीरिक रूप से एवं मानसिक रूप से थकान अनुभव करने लगेगा। थकान अध्ययन किसी कार्य को पूरा करने के लिए आराम के अंतराल की अवधि एवं बारंबारता का निर्धारण करता है। इससे उत्पादकता में वृद्धि होती है। देखिए, थकान अध्ययन से ये पता चलता है कि आराम की कितनी अवधि होगी, ये जो थकान है ये कितने समय की अवधि के अंदर दूर हो जाएगी। उसके बाद कर्मचारी पुनः तरोताजा होकर काम करने लगेगा और यह अंतराल कितनी बार दिया जाना चाहिए इसके बारे में थकान अध्ययन से पता चलता है और इससे उत्पादकता में वृद्धि होती है। जब कोई कर्मचारी तरोताजा होकर काम करेगा तो वह उत्पादन को बढ़ाने का कार्य ही करेगा। थकान के कई कारण हो सकते हैं, जैसे लंबे कार्य के घंटे, अनुपयुक्त कार्य करना, अपने अधिकारी से संबंधों में माधुर्य की कमी अथवा कार्य की खराब परिस्थितियां आदि। ये कई कारण हैं जिससे एक कर्मचारी थकान प्राप्त करता है। लंबे समय तक लगातार काम करना, अनुपयुक्त कार्य करना, जिस कार्य के लिए वह उपयुक्त नहीं है वह कार्य उससे कराया जाए तो भी वह बहुत जल्दी थक जाता है। साथ ही कार्य की खराब परिस्थितियां होना भी थकान के लिए जिम्मेदार होती हैं। अच्छे कार्य निष्पादन में आने वाली अड़चनों को दूर कर देना चाहिए और अच्छे कार्य को निष्पादित कर देने में जो अड़चनें आती हैं, रुकावटें आती हैं, उन्हें दूर करना चाहिए। अगला है विभेदात्मक पारिश्रमिक प्रणाली। देखिए, इसके अंतर्गत टेलर ने यह कहा कि कुशल कर्मचारी भी होते हैं और अकुशल कर्मचारी भी होते हैं। इनके बीच में जो पारिश्रमिक है उसमें अंतर होना चाहिए। कुशल कर्मचारी को पारिश्रमिक देने में और अकुशल कर्मचारी को पारिश्रमिक देने में अंतर किया जाना चाहिए, क्योंकि यह कुशलतापूर्वक कार्य कर रहा है और यह अभी कार्य करने में अकुशल है। इसका एक उदाहरण देख लेते हैं। देखिए, कोई कार्य है, उसका निर्धारण कर दिया गया कि 10 यूनिट तक प्रतिदिन उत्पादन करने पर प्रति यूनिट 50 रुपये प्राप्त होंगे। प्रति यूनिट 50 रुपये। और यदि 10 से कम यानी 1 से 9 यूनिट तक उत्पादन कार्य किया जाता है प्रतिदिन तो 40 रुपये की दर से ही भुगतान किया जाएगा। एक श्रमिक जो कि कुशल है वह एक दिन में 12 यूनिट का उत्पादन कर देता है तो उसे 50 रुपये की दर से 600 रुपये प्राप्त होते हैं।
जबकि जो अकुशल श्रमिक है वो मान लीजिए 4 यूनिट का ही उत्पादन करता है, तो उसे 40 रुपए की दर से क्या है मजदूरी मिलेगी, और यह मजदूरी कितनी होगी 160 रुपए। अब ऐसा क्यों हुआ कि इन दोनों की मजदूरी में इतना अंतर है? क्योंकि एक व्यक्ति कुशल है, उसने अपने कौशल से अधिक उत्पादन करने का कार्य किया है, उसने निश्चित यूनिट से ज़्यादा उत्पादन करने का कार्य किया, तो उसे अधिक धन प्राप्त हुआ। और एक व्यक्ति है वह कुशल नहीं है, उसने निर्धारित यूनिट से कम यूनिट का उत्पादन किया, तो उसे कम मात्रा में धन प्राप्त हुआ। यह बताया टेलर ने। टेलर विभेदात्मक पारिश्रमिक प्रणाली का जबरदस्त पक्षधर था। वह कुशल एवं अकुशल कारीगर में अंतर करना चाहता था। यह मजदूरी भुगतान की ऐसी विधि है जिसमें श्रमिकों को उनकी कार्य क्षमता के अनुसार भुगतान किया जाता है। मानक स्तर या अधिक कार्य करने वाले श्रमिकों को अधिक तथा मानक स्तर से कम कार्य करने वाले श्रमिकों को कम पारिश्रमिक मिलता है। यानी इसके अंदर जो कुशल होता है उसे अधिक और जो अकुशल है उसे कम मिलेगा। साथ ही जो एक मानक निर्धारित कर दिया गया कि एक दिन में इतना उत्पादन करना है तो आपको इतना भुगतान मिलेगा। यदि उससे अधिक उत्पादन किया जाता है तो उस हिसाब से भुगतान मिलेगा, और यदि उस मानक से कम उत्पादन किया जाता है तो इसका मतलब है वह अकुशल व्यक्ति है और उसे निर्धारित राशि जो कम यूनिट के लिए निर्धारित की गई है उसके अनुसार उसे भुगतान दिया जाता है। टेलर के विचारों का सार वैज्ञानिक प्रबंध के तकनीक एवं सिद्धांतों के अलग अलग वर्णन में नहीं है, बल्कि मानसिक धारणा के परिवर्तन में है, जिसे मानसिक क्रांति कहते हैं। देखिए टेलर ने मानसिक क्रांति के बारे में भी बताया, और इसके अंतर्गत उसने ये बताया कि कर्मचारी और जो प्रबंधक हैं वो एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और वो एक दूसरे से अलग नहीं हैं। उनके प्रबंध के जो वैज्ञानिक प्रबंध के तकनीक हैं, वैज्ञानिक प्रबंध के सिद्धांत हैं, वो भी इस मानसिक क्रांति की मानसिक धारणा पर निर्भर करते हैं। यदि कर्मचारियों और प्रबंधन की मानसिक धारणाओं को परिवर्तित कर दिया जाए, आपस में सहयोगात्मक रवैया उनके बीच में हो, दोनों ये महसूस करें कि दोनों एक दूसरे पर निर्भर करते हैं, एक दूसरे के बिना दोनों का हित पूरा नहीं हो सकता है, तो संगठन बहुत तेज गति से आगे बढ़ेगा। मानसिक क्रांति कर्मचारी एवं प्रबंध के एक दूसरे के प्रति व्यवहार में परिवर्तन को कहते हैं। दोनों एक दूसरे के प्रति व्यवहार में अपना परिवर्तन लाएं, अर्थात प्रतियोगिता के स्थान पर सहयोग। दोनों में प्रतियोगिता न होकर क्या हो, सहयोग हो, दोनों एक दूसरे का सहयोग करें। दोनों को समझना चाहिए कि उन्हें एक दूसरे की आवश्यकता है। दोनों के लक्ष्य आधिक्य में वृद्धि करना होना चाहिए। देखिए कर्मचारी जब यह तय कर लेगा कि भाई मुझे अधिक से अधिक उत्पादन करना है, अधिक से अधिक उत्पादन करना है, जिससे क्या होगा, संगठन को लाभ प्राप्त होगा, उसी में मेरा लाभ है। और साथ ही जो प्रबंधन है वह भी यह तय कर ले कि यदि संगठन को जो लाभ प्राप्त होगा उस लाभ में कर्मचारियों को हिस्सा दिया जाना चाहिए, कर्मचारियों को उसी अनुरूप उनके वेतन में वृद्धि कर देनी चाहिए या उन्हें अन्य प्रकार से लाभ दिया जाना चाहिए। इस लाभ के लिए तो कर्मचारी भी खुश होंगे और प्रबंधन को भी अधिक लाभ प्राप्त करने के लिए ज़्यादा प्रयास नहीं करने पड़ेंगे। कर्मचारी स्वयं प्रेरित होकर संगठन के हित को पूरा करने के लिए प्रयास करेंगे, संगठन के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए वो प्रयास करेंगे। यदि कंपनी को लाभ होता है तो प्रबंधकों को चाहिए कि वह इससे कर्मचारियों में बांटे। कर्मचारियों को भी चाहिए कि कंपनी की भलाई के लिए वह परिश्रम करे एवं परिवर्तन को अपनाए। देखिए कर्मचारियों को भी ये चाहिए कि कंपनी की भलाई के लिए वे प्रयासरत रहें, वे परिश्रम करें और परिवर्तन को अपनाने का कार्य करें। बार बार हड़ताल करके अपनी मांगे पूरी करवाने का प्रयास वो ना करें, बल्कि जो प्रबंधन करवाता है कार्य उनसे, उसको बड़ी ईमानदारी के साथ, पूर्ण सहयोग के साथ उस कार्य को संपादित करें।
टेलर के अनुसार वैज्ञानिक प्रबंध इस दृढ़ विश्वास पर आधारित है कि दोनों का हित समान है। देखिए, वैज्ञानिक प्रबंध ये कहता है कि जो कर्मचारी हैं और प्रबंधक हैं, दोनों का हित आपस में जुड़ा हुआ है। यदि कर्मचारी समृद्ध होंगे तो प्रबंधन भी समृद्ध होगा, और यदि प्रबंधन समृद्ध होगा तो श्रमिक भी समृद्ध होंगे। कर्मचारियों की समृद्धि के बिना प्रबंधकों की समृद्धि, और इसके विपरीत प्रबंधकों की समृद्धि के बिना श्रमिकों की समृद्धि भी अधिक समय तक नहीं रह सकती। ये मानसिक क्रांति के अंतर्गत बताया गया है टेलर द्वारा कि भाई दोनों का हित एक दूसरे से जुड़ा हुआ है और दोनों को एक दूसरे के हितों की पूर्ति के लिए कार्य करना चाहिए। बच्चों, आज हमने वैज्ञानिक प्रबंध की तकनीक पर चर्चा की। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। धन्यवाद।